17 मई 1953 किलिकी अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही थी। वो एक स्टूडेंट थी और अपने लोकल प्रीस में एक ओरिजिनिस्ट का काम करती थी एंड उस टाइम पे यंग लड़कियों के लिए ये काम काफी सम्मानजनक होता था। अब ये ओरिजिनिस्ट क्या है? ओरिजिनिस्ट मतलब जो चर्च के अंदर ऑर्गन बजाता है, एक बड़ा पियानो टाइप इंस्ट्रूमेंट, एंड ये यूजुअली काम आता है प्रेयर्स और हैम्स के वक्त। उसका नेचर रिलीजियस, काम और शाय था एंड इसीलिए उसके आसपास के लोग उसे सीरियस स्पिरिचुअल लड़की के रूप में परसीव करते थे। उस दिन किलिकी का मूड काफी नॉर्मल था, जैसे यूजुअली सबका होता है। शाम के वक्त वो चर्च के अंदर यूथ प्रेयर की मीटिंग के लिए गई थी। वहाँ पे हैम्स, प्रेयर्स और थोड़ा सा सोशल प्रोग्राम हुआ एंड इन सब के बाद किलिकी अपने घर अपने बाइसिकल से निकल गई। उस शाम के बाद किलिकी सारी कभी भी घर सही सलामत नहीं लौट पाई। किलिकी रहती थी इजुजोकी, फिनलैंड में, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। वो एक 17 साल की स्टूडेंट थी। उसके अपने फैमिली के साथ भी रिलेशन नॉर्मल थे एंड जिस दिन वो डिसअपीयर हुई उस दिन भी उसका नेचर नॉर्मल था। यूजुअली ऐसे केसेस में विक्टिम के मूड में चेंजेस होते हैं, जिससे उन्हें पता हो कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस दिन, उस शाम के बाद किलिकी सारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कभी घर सही सलामत नहीं आ पाई। उसकी फैमिली को तब रियलाइज नहीं हुआ जब किलिकी रात में नहीं आई। उनको लगा कि वो शायद से अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के घर में रुकी होगी, लेकिन जब 18 मई की सुबह वो नहीं आती है तब उनके घर वालों को काफी गंभीर चिंता होती है। उसी दिन उसकी फैमिली ने लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग रिपोर्ट कर दी एंड पुलिस को ये लगा कि एक मिसिंग पर्सन का केस है एंड पुलिस ने उसी दिन तहकीकात शुरू कर दी थी। उसके चर्च के अंदर पूछताछ की गई एंड उन्हें एक ऐसा पर्सन मिला जिसने कि किलिकी को शायद से आखिरी बार देखा था जिंदा हालत में एंड वो उसी गांव का लड़का था एंड उसका नाम कभी भी मेंशन नहीं किया गया। एंड आई नो गाइस, तुम लोग का दिमाग काफी ज्यादा तेज है एंड तुम लोग यही सोच रहे होगे कि यही एक मेन कल्प्रिट होगा। यही चीज वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन ने भी सोची, बट वो अपने बयान पे कायम था एंड उसके पास प्रूफ्स भी थे एंड इसी वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट से निकल गया। 10 जून 1953, लगभग 3 हफ्ते बाद उसकी बाइसिकल मिलती है इजुजोकी के एक दलदल में। बाइसिकल आधी धसी हुई थी एंड उसके ऊपर मिट्टी थी। कोई चाहता था कि उसे कोई ना देखे। इस टाइम तक लोगों को यही लग रहा था कि किलिकी शायद से भाग गई होगी, लेकिन साइकिल की इस कंडीशन को देखते हुए सबको ये यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है एंड पुलिस ने इस केस को फ्लो प्ले में चला दिया, यानी कि इसको एक्चुअल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह लेना शुरू कर दिया। इसके बाद किलिकी जिस चर्च में जाती थी वहाँ के प्रीस्ट को प्राइम सस्पेक्ट माना गया, क्योंकि उसका बिहेवियर औरतों के प्रति कुछ अजीब था एंड गांव में उसके बारे में ऐसे ही रूमर्स फैले हुए थे एंड साथ में वो वहाँ के रूट्स को भी जानता था एंड इस वजह से उसके लिए काफी ज्यादा आसान होता इस क्राइम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अक्सर प्रीस्ट रात तक रुकते हैं चर्च के अंदर। उस इवेंट के बाद हो सकता है कि उसी प्रीस्ट ने अपने अंजामों को पूरा किया हो। अक्टूबर 1953, गुमशुदगी के लगभग 5 महीने बाद उसकी बॉडी मिलती है उसी इलाके में जहां पे उसकी साइकिल मिली थी। बुरी बात ये थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी एग्जैक्ट डेथ का रीजन नहीं पता चल पाया। बॉडी की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, क्योंकि उसके कपड़े बिखरे हुए मिले। क्या तुम इस चीज को सोच के महसूस कर पाओगे? जब उसकी बाइसिकल मिली तो ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि वो मर गई होगी। वो छोटी सी आस उनके घर वालों में होगी कि वो शायद से जिंदा लौट आएगी, लेकिन उस 5 महीने के इंतजार के बाद वो उम्मीद भी चली गई। तुम इमेजिन करो कि वो दर्द कितना ज्यादा होगा। तो असल में किलिकी सारी के साथ क्या हुआ था, नो वन नोज गाइस, बिकॉज उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए एंड उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि वो कुछ पता लगा पाए। अब इसके बाद क्या हुआ होगा? जब बॉडी मिली सब लोगों ने यही कहा कि ये तो प्रीस्ट का काम है एंड उसका नाम सस्पेक्ट लिस्ट से चला गया, क्योंकि उसके पास उसके प्रूफ्स थे। इसके अलावा भी कई सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन उन सब के पास इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं थे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा सके। लेकिन आखिरकार किलिकी सारी का मर्डरर कौन है? 1960s के बाद ये केस ठंडा पड़ने लगा। प्रैक्टिकली हम कहें तो केस बंद ही पड़ गया
लेकिन जब डीएनए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई एंड तब इस केस को रीओपन करने की कोशिश की गई, तब जितने भी एविडेंस थे वो इतने ज़्यादा डिकम्पोज्ड हो गए थे कि कुछ भी पता लगाना मुश्किल हो गया। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ये केस ऑफिशियली कभी सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन अब तक किलर मर चुका होगा, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उसको उस क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।